आज का जो केस मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने उसे सुन भी रखा हो, लेकिन आज मैं इसकी बहुत बहुत ज्यादा गहराई वाली डिटेल्स में जाने वाला हूं। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के सबसे चर्चित हत्याकांड के बारे में। जी हां, ख्याति श्रेष्ठा हत्याकांड। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये घटना तकरीबन 13 साल पुरानी है और इस घटना की वजह से नेपाल के लोगों में इतना गुस्सा फूट पड़ा था कि वहां का हर एम्प्लॉय, हर स्टूडेंट, हर आदमी सड़कों पर था और प्रदर्शन कर रहा था। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को मृत्यु दंड दिलवाने के लिए। और ये आंदोलन और प्रदर्शन इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहे थे कि मजबूरन वहां पर जो आरोपी थे इस हत्याकांड के, उनको इतनी तगड़ी सिक्योरिटी दी गई सिर्फ पब्लिक से बचाने के लिए। अगर पब्लिक के हाथ वो आरोपी लग जाते तो यकीनन उनका वहीं काम खत्म हो जाता। नेपाल का कोई भी व्यक्ति कानून के लंबे लंबे चलने वाले केसेस में नहीं उलझना चाहता था। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि इंसाफ चाहिए, और वो भी 1 घंटे के अंदर। तो इससे आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ कितना ग्रूसम, कितना भयंकर कांड हुआ होगा। इस पूरे कांड की शुरुआत होती है सन 2009 से और जगह थी नेपाल का काठमांडू शहर। और इसी राजधानी काठमांडू में एक बीरेन प्रधान नाम का व्यक्ति यहीं रहा करता था। अब ये बीरेन प्रधान क्या चीज थी? तो असल में ये बीरेन कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत के दार्जिलिंग शहर से नेपाल शिफ्ट हुआ था। अच्छा खासा इसके पास पैसा था भारत में रहते हुए, और हमें पता ही है कि भारत के रुपयों की वैल्यू नेपाल में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो यहाँ से अपना पैसा लेकर गया और वहां नेपाल में जाकर काठमांडू शहर में वो रहने लगा। देखते ही देखते इसने अपनी वहां पहुंच बना ली और वहीं के कॉलेज में साइंस टीचर बन गया। अब क्योंकि इसके पास बेशुमार धनमाया थी तो इसने नेपाल में जल्दी ही अपना भी घर खरीद लिया। और इस घर को खरीदने के बाद इसने उसके ऊपर काफी सारी और मंजिलें डलवा दी और इसका प्लान था कि क्यों ना वो इन मंजिलों को किराए पर चढ़ा दे। और यहाँ उसने अपनी इस पूरी बिल्डिंग को किराए के लिए अवेलेबल करवा दिया, खुद का सिर्फ एक कमरा छोड़कर। अब धीरे धीरे इस बिल्डिंग में किराएदार आने लगे और देखते ही देखते काफी सारे लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहने लगे। और इन्हीं किराएदारों में से एक था श्रेष्ठा परिवार। जी हाँ, इसके अंदर एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा था, वो भी यहीं रहा करते थे। ख्याति असल में उस टाइम पर स्कूल में पढ़ा करती थी। अब यहाँ पर ख्याति का स्कूल लगभग पूरा हो ही चुका था और अब उसे 10वीं क्लास के बाद इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना था। लेकिन यहाँ वो अपने आसपास इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ बीरेन प्रधान की जो वो बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये सारे किराएदार रहा करते थे, वो बिल्डिंग ही बीरेन प्रधान ने बेचनी निकाल दी और जल्दी ही उसके अच्छे दाम मिल गए उसे और उसने उसे बेच दिया। अब नए मालिक यहाँ इस बिल्डिंग के आ चुके थे तो उन्होंने बिल्डिंग, जितने भी किराएदार यहाँ रहा करते थे, उनसे खाली करवा ली और कहा कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाइए। अब ख्याति का भी परिवार वहां से निकला और किसी दूसरे इलाके में जाकर उन्होंने किराए पर घर ले लिया, जबकि बीरेन प्रधान अब कहाँ था ये किसी को नहीं पता था। और फिर दिन आया 5 जून 2009 का, जब यहाँ ख्याति के मोबाइल पर उसको एक SMS आया और उस SMS में लिखा था कि ख्याति को यहाँ नेपाल की महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इनाम दिया जा रहा है और उसे सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, उसे ना सिर्फ यहाँ 20,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाने थे, इसके अलावा नेपाल की सबसे खूबसूरत पर्यटन की जगह यानी कि पोखरा घूमने जाने का भी मौका दिया जाने वाला था और उसकी आने जाने की टिकट भी यहाँ फ्री में दिए जाने की बात उस SMS में की गई थी। अब इस SMS को पढ़कर वैसे तो ख्याति थोड़ी बहुत परेशान थी, लेकिन जब उसमें लिखा हुआ था कि वो वुमेन काउंसिल की तरफ से आया है तो यहाँ ख्याति थोड़ी बहुत निश्चिंत भी हो गई कि हाँ, महिलाओं ने ही उसे भेजा है। और रात होते होते जब यहाँ ख्याति अपने घर पर थी, उसे एक फोन आया। उस कॉल में दूसरी तरफ एक लड़की बोल रही थी और उस लड़की ने ख्याति से कहा कि देखो, अगर तुम्हें अपना इनाम लेना है और पोखरा आने जाने की टिकट लेनी है तो कल दोपहर 1 बजे मैं तुम्हें एक पता बताऊंगी और उस पते पर तुम्हें पहुंचना होगा। ख्याति ने भी हाँ भर ली। दूसरी तरफ लड़की ही बोल रही थी तो यहाँ ख्याति को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। ख्याति ने तुरंत ये बात अपने माता पिता को बताई। अब माता पिता और भी ज्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि बेटी को यहाँ पोखरा घूमने का मौका मिल रहा था और दूसरा यहाँ 20,000 रुपए भी फ्री फंड में मिल रहे थे, तो कौन मना करेगा। और उसके माता पिता ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम अगले दिन अपने घर के नौकर के साथ वहां उस बताए हुए पते पर चले जाना और अपना इनाम और अपनी टिकट लेकर वापस आ जाना। लेकिन यहाँ छोटी सी दिक्कत बस ये हुई कि अगले दिन जब दोपहर 1 बजे ख्याति अपने घर के नौकर राम को लेकर उस पते पर पहुंची तो बजाय राम को वहां रुकने के, ख्याति ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ से वापस अपने घर चली जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। और राम को भी यहाँ सोचना चाहिए था कि एक ऐसी लड़की को अकेले बीच रास्ते पर ना छोड़े, लेकिन उसने वहां ख्याति को छोड़ दिया और जस्ट वहां से निकलकर वापस अपने घर आ गया। और यहाँ फिर थोड़ा ही इंतजार करने के बाद ख्याति के पास एक
लड़की आई और उस लड़की ने खुद को वुमेन काउंसिल की अधिकारी बताया और कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम और तुम्हारी टिकट्स अब दिलवा देती हूँ। जिसके बाद वो लड़की यहाँ ख्याति को लेकर पास ही बने अपने एक अपार्टमेंट में लेकर गई। लेकिन जैसे ही यहाँ ख्याति उस अपार्टमेंट के अंदर घुसी और उस लड़की ने अपार्टमेंट का मेन दरवाजा बंद किया तो यहाँ सामने एक आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी को देखकर ख्याति बहुत ज्यादा हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था। जी हाँ, कुछ टाइम पहले तक ये आदमी ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था। अब जैसे ही यहाँ बीरेन प्रधान ने ख्याति को देखा तो उसने भी यहाँ हैरान होने का नाटक किया। जस्ट ये कहा कि ख्याति तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ अपने काम से आया हुआ हूँ, तुमको यहाँ किसने बुलाया? तो ऐसे ऐसे ख्याति ने बताया कि मैडम मुझे यहाँ लेकर आई हैं। खैर अब दोनों यहाँ वो बैठ चुके थे, ख्याति और बीरेन, और यहाँ थोड़ी बातचीत करने के बाद बीरेन ने एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाया, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाली और यहाँ ख्याति को ऑफर की। अब क्योंकि ख्याति बीरेन को पहले से ही जानती थी और उसे अंकल अंकल कहा करती थी तो यहाँ ख्याति को बीरेन के ऊपर विश्वास था और उसने उसे वो कोल्ड ड्रिंक ले ली और वो उसे पी गई। अब वो कोल्ड ड्रिंक पीते ही यहाँ ख्याति बेहोश हो चुकी थी। अब ख्याति तो वहां बेसुध होकर उस अपार्टमेंट में पड़ी हुई थी। टाइम बीतता गया, कई घंटे बीत गए और दूसरी तरफ यहाँ ख्याति के माता पिता ख्याति का बार बार फोन ट्राई कर रहे थे। उसका फोन बार बार बंद आ रहा था और इसके बाद ही यहाँ उनको और ज़्यादा चिंता होने लगी। उन्होंने आस पड़ोस में पूछा, उन्होंने ख्याति के दोस्तों से पूछा कि क्या ख्याति यहाँ पर आई है, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि उनको ख्याति का कुछ नहीं पता, वो उनसे नहीं मिली। रात होती गई और रात होते होते यहाँ ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक SMS आया और उस SMS को पढ़कर ख्याति के पिता बुरी तरह हैरान हो गए। जी हाँ, उस मैसेज के मुताबिक उसमें ख्याति को किडनैप करने की बात लिखी गई थी और साथ ही लिखा गया था कि तुरंत 10 लाख नेपाली रुपयों का इंतजाम करो और अगर यहाँ पुलिस को बताने की भी कोशिश करी तो यहाँ ख्याति की जान ले ली जाएगी। सिंपल तौर पर ये बातें उस SMS में लिखी हुई थी। अब ये चीज एक बाप पढ़ रहा था अपनी बेटी के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ उनको बहुत टेंशन होने लगी। अब दोनों यहाँ माता पिता बैठकर आपस में बातें करने लगे और वो ये मन बना चुके थे कि वो पुलिस को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं कि जब किडनैपर की बात ना मानते हुए लोग पुलिस को बता देते हैं और किडनैपर्स उनके यारे प्यारों को जान से ही मार डालते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और उन्होंने ठान लिया था कि वो पुलिस को यहाँ नहीं बताएंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी ही देर बाद एक और मैसेज आया और कहा कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करो और पैसों का इंतजाम होने के बाद हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें वो पैसे लेकर कहाँ आना है। अब यहाँ ख्याति के माता पिता 10 लाख रुपयों का इंतजाम करने में जुट गए। अगली सुबह हुई यहाँ और अगली सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि तुरंत 10 लाख रुपए लेकर नेपाल की एक बूटवाल नाम की जगह पर पहुंचो। और जैसे ये माता पिता बूटवाल पहुंचे तुरंत यहाँ पर ख्याति के पिता को मैसेज आया कि बूटवाल की जगह चितवन पहुंचो। लेकिन जैसे ही ये लोग चितवन पहुंचे तो वहां पहुंचकर भी यहाँ ख्याति के पिता को मैसेज आया कि चितवन नहीं, तुरंत सुमोली पहुंचो। अब बेचारे बेटी के माँ बाप हैं, वो सभी बात मानने को तैयार थे। और जैसे ये लोग सुमोली पहुंचे तो यहाँ एक बार फिर से मैसेज आया और उन्हें एक नई जगह पर बुलाया गया। लेकिन इस मैसेज में साथ में लिखा हुआ था कि अब की बार फिरौती की रकम लेकर ख्याति का पिता नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी मामा जाएगी। तो यहाँ ख्याति की माँ ने वो रकम अपने हाथ में ली, अपने नौकर राम को साथ में लिया और जस्ट बताई हुई जगहों पर निकल पड़ी। बहुत टाइम तक यहाँ ख्याति की माँ और उनके नौकर को इन किडनैपर्स ने इधर उधर घुमाया और फिर यहाँ ख्याति की माँ को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि तुरंत दार्जिलिंग पहुंचो। जी हाँ, भारत के दार्जिलिंग। अब बेचारी लड़की की माँ और कुछ कर भी नहीं सकती थी, वो तुरंत यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके दार्जिलिंग शहर पहुंची और दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर से एक और मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था कि दार्जिलिंग की बजाय काकरबीटा पहुंचो। और जैसे ये दोनों अब काकरबीटा पहुंचे तो उन्हें एक मैसेज आया और उस मैसेज के अंदर होटल का नाम लिखा हुआ था और कहा गया था कि इस होटल के रिसेप्शन पर आ जाओ। अब जैसे ही यहाँ ख्याति की माँ और नौकर उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे तो उन्हें एक आदमी वहां पर दिखा, जिसे देखकर यहाँ ख्याति की माँ बहुत ज्यादा हैरान हो गई। जी हाँ, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था। वो यहाँ बीरेन को देखकर हैरान हो ही रही थी, लेकिन तभी उनके मोबाइल पर एक और मैसेज आया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि पैसों का बैग नौकर राम को देकर होटल के एक कमरे के अंदर भेज दो। और उसके अंदर कमरे का नंबर लिखा हुआ था और जस्ट वो राम नौकर अपना उस बैग को लेकर उस कमरे में गया और उस कमरे के बाहर वो बैग रखकर वापस आ गया। खैर अब यहाँ पैसे किडनैपर्स तक पहुंच चुके थे तो ख्याति के माँ बाप को अब ये उम्मीद हो चुकी थी कि ख्याति अब उनके पास जल्दी ही सही सलामत आ जाएगी
और अब ये पूरा परिवार काठमांडू वापस अपने उसी किराए वाले घर पर लौट आया। इंतजार कर रहे थे कि कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगा या फिर ख्याति खुद आएगी, लेकिन इन तीनों में से कुछ नहीं आया। घंटे दिनों में बदलते गए। हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि पहले जिस नंबर से वो एसएमएस यहाँ ख्याति के माँ बाप को आ रहे थे, अब वो नंबर भी बंद हो चुका था। अब इतना टाइम बीतने के बाद दोनों माँ बाप बहुत ज्यादा डर गए और उनके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उनको लग ही रहा था कि शायद अब उनकी बेटी इस दुनिया में है ही नहीं, अगर होती तो अब तक वो वापस घर आ जाती। लेकिन एक तरफ वो पॉजिटिव भी सोच रहे थे कि क्या पता यहाँ किडनैपर्स उसे खुद कुछ टाइम बाद छोड़कर यहाँ चले जाएं, इसलिए वो पुलिस को नहीं बताएंगे। लेकिन अब इंतजार की भी हदें हो चुकी थी। दोनों माता पिता थक चुके थे इंतजार कर करके अपनी बेटी के आने का, और फिर वो अपने घर से बाहर निकले, सीधा पुलिस स्टेशन गए और जाकर पूरा मामला समझाया। पुलिस ने यहाँ ख्याति के माता पिता से भी पूछताछ करी और उनसे बस यही पूछना चाह रही थी कि इस पूरे कांड में तुमको कोई चीज अजीब लगी हो, कोई व्यक्ति अजीब लगा हो, कोई जगह अजीब लगी हो जहां तुम्हें बुलाया गया हो। तो यहाँ ख्याति की माँ सामने आई और उसने कहा कि हाँ, जब मैं यहाँ काकर बेटा के होटल में गई थी तो वहां सामने मुझे रिसेप्शन के बराबर में ही एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना मकान मालिक ही था, यानी कि बीरेन प्रधान। अब पुलिस को यहाँ एक सस्पेक्ट मिल चुका था, नाम था बीरेन प्रधान, और पुलिस अब इस बीरेन की ही कुंडली निकालने में लग गई। जैसे ही पुलिस यहाँ उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची तो यहाँ पता चला कि बीरेन प्रधान तो यहाँ से घर छोड़कर जा चुका है। पुलिस अब बीरेन को ढूंढने में लग गई। अब दिन हफ्तों में बदल चुके थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस के हाथ लगभग खाली ही थे। लेकिन इसी बीच लोगों ने यहाँ पुलिस को शिकायतें करनी स्टार्ट करी कि यहाँ काठमांडू के अलग अलग इलाकों में इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए मिल रहे हैं। जी हाँ, जब पुलिस ने इन टुकड़ों को इकट्ठा किया तो वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या ये सच में इंसान के हैं या फिर किसी जानवर के, क्योंकि यहाँ इन टुकड़ों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पुलिस को यहाँ अब तक कई दर्जन शरीर के टुकड़े मिल चुके थे। वो उन्हें समेट कर एक जगह इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अभी तक भी यहाँ इस शरीर का सिर गायब था। ख्याति को यहाँ गायब हुए अभी तक 15 से ज्यादा दिन बीत चुके थे। खैर, अब यहाँ पर पुलिस को जंगल से गुजरने वाले कुछ लोगों ने फोन किया और उन्होंने बताया कि यहाँ एक इंसानी सिर कटा हुआ पड़ा है और आप इसे उठाकर ले जाओ। पुलिस यहाँ पहुंची और उसे देखकर वो भी हैरान थी, क्योंकि ये सिर बहुत बुरी हालत में था और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किसी इंसान का सिर है भी या नहीं। खैर, पुलिस ने उसे उठाया और जस्ट वो जिस्म के टुकड़े जहां उन्हें वो समेट कर रखे हुए थे उसके पास जाकर उस सिर को रख दिया। अभी तक भी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी कि ये लाश आखिर किसकी है। खैर, इसी बीच पुलिस को एक अच्छी खबर मिली। उनके एक मुखबिर ने मुखबरी करी बीरेन प्रधान की। जी हाँ, उसने पता बताया कि बीरेन प्रधान यहाँ छिपा हुआ है, आगे तुरंत इसे झप लो। पुलिस ने तुरंत यहाँ पर अपनी रेड मारी और बीरेन प्रधान को उठा लिया। अब टाइम था बीरेन प्रधान से पूछताछ करने का, और कमाल की बात यहाँ ये थी कि बीरेन प्रधान पुलिस के हर सवाल का जवाब देता जा रहा था और पुलिस को यहाँ जज भी रहा था कि ये तो इस केस से जुड़ा हुआ लग ही नहीं रहा। लेकिन वो सिर्फ एक सवाल पर आकर बार बार अटक रहा था, और वो ये कि वो आखिर भारत के उस होटल में क्या कर रहा था उस टाइम पर, जिस टाइम पर ख्याति की माँ किडनैपर्स को ये पैसे देने के लिए पहुंची थी। जिसके बाद यहाँ इस पूरे केस की जांच नेपाल के क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। अब क्राइम ब्रांच से होने वाली पूछताछ में बीरेन प्रधान टूट गया और उसे अब यहाँ सच बताना ही पड़ा। और जो कहानी यहाँ बीरेन प्रधान ने बताई, यकीन मानिए उसने पूरे नेपाल के साथ साथ दुनिया भर को हिला कर रख दिया। उसने बताया कि वो एक अच्छे घराने से ताल्लुकात रखता है, भारत में उसके परिवार का अच्छा खासा रसूख है और यहाँ काठमांडू में भी वो साइंस का लेक्चरर है और उसके पास अच्छा खासा पैसा है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि उसे यहाँ काठमांडू शहर में रहते हुए जुए की लत लग गई और वो जुए में अपना सारा पैसा लगाता रहा। अब जब उसके पास सारा पैसा खत्म हो गया तभी उसने वो बिल्डिंग भी अपनी बेची थी जिसमें ख्याति का परिवार रहा करता था। उस बिल्डिंग को बेचने के बाद यहाँ बीरेन किराए के मकान में रहने लगा और जो पैसे यहाँ बिल्डिंग को बेच कर आए थे उसने उससे अपना कर्जा उतारा, लेकिन कर्जा अभी भी बचा हुआ था। पैसे जो बिल्डिंग बेच कर आए थे वो कम थे। तो यहाँ उसने एक बहुत ही खतरनाक सा प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक वो कोई जुर्म करना चाह रहा था ताकि वो इस जुर्म को करके कोई पैसा कमा सके और उस कमाए हुए पैसे से वो थोड़ा बहुत अपना कर्जा उतार सके। खैर, जब यहाँ ख्याति का परिवार दूसरी जगह किराए पर रह रहा था तो एक दिन बीरेन प्रधान उनके घर पर मिलने आया, वैसे ही उनसे जनरली मिलने आया था। और इस मीटिंग में ही यहाँ बीरेन प्रधान को पता लगा कि ख्याति के माता पिता ने तो अपनी बेटी ख्याति के लिए बहुत बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं, उसे विदेश वगैरह पढ़ने भेजने की बातें वो कर रहे हैं, मतलब कि इनके पास मोटा पैसा है। अब ये बात जानकर उसकी नजर ख्याति के माता पिता के पास जो पैसा मौजूद था उस पर पड़ गई और उसे अभी एक पैसा किसी भी तरह चाहिए था। उसने प्लान बनाना स्टार्ट किया इस पैसे को निकलवाने का। उसने अपनी इस साजिश में अपनी एक स्टूडेंट को शामिल किया जिसका नाम मेरीना शाक्य था और यहाँ वो वुमेन काउंसिल वाला फोन करने के लिए बीरेन ने उसी लड़की का सहारा लिया। मेरीना ने ही यहाँ 5 जून 2009 के दिन ख्याति को फोन करके उसका इनाम जीतने की सूचना दी थी और जैसे ही ख्याति यहाँ उससे मिलने पहुंची वही मेरीना यहाँ ख्याति को लेकर
बीरेन के उसी अपार्टमेंट में उसे लेकर गई। बस मेरीना का जो काम था वो यहीं तक था कि वो किसी भी तरह से ख्याति को उस अपार्टमेंट तक लेकर आएगी। और जैसे ही यहाँ ख्याति बेहोश हुई उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद, तो उसके सिर्फ 1 घंटे बाद ही यहाँ बीरेन ने ख्याति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के कुछ ही घंटों बाद उसने यहाँ आरी लेकर ख्याति के शरीर के बहुत छोटे छोटे कई सारे दर्जनों टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के अलग अलग जगहों पर फेंक डाला। अगर सही आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ ख्याति के शरीर के टुकड़े तकरीबन 17 किलोमीटर के दायरे में पड़े हुए पुलिस को मिले। बीरेन का प्लान था कि वो इन टुकड़ों को अलग अलग करके और गली सड़ी अवस्था में फेंकेगा। अगर यहाँ पुलिस उन टुकड़ों को जोड़ने भी बैठी तो वो कभी इस लाश की पहचान तो नहीं कर पाएगी। कमाल की बात यहाँ ये थी कि ख्याति की जान लेने के बाद, उसके शरीर को दर्जनों टुकड़ों में काटने के बाद, वो यहाँ ख्याति के माता पिता से फिरौती की डिमांड कर रहा था। जैसे ही ये बात नेपाल के लोगों को पता चली कि ऐसा कांड नेपाल में हुआ है, नेपाल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी लोग यहाँ सड़कों पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और किसी भी हालत में आरोपी को पब्लिक के हवाले करने की डिमांड कर रहे थे। वो लोग सिर्फ यही चाहते थे कि वो किसी भी तरह से बीरेन और मेरीना शाक्य को पकड़कर उनकी बीच चौराहे पर खड़े कर जान ले। जब यहाँ पुलिस इन दोनों को कई बार कोर्ट में लेकर जाती थी तो यहाँ भीड़ उनकी उस काफिले पर हमला कर दिया करती थी। खैर यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला और सिर्फ 1 साल के अंदर ही बीरेन प्रधान के ऊपर फैसला आ चुका था। जी हाँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ उसे मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन वो मौत की सजा नहीं दी गई बल्कि उसे 39 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। और इसके अलावा मेरीना शाक्य को यहाँ पर इस जुर्म में 20 सालों की सजा सुनाई। लेकिन यहाँ मेरीना शाक्य आज भी ये कहती है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं था, बल्कि उसके टीचर यानी कि बीरेन ने उसे मजबूर किया था ये सब करने के लिए। उसे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ ख्याति के साथ क्या करने वाला है। लेकिन यहाँ अदालत ने उसकी एक भी दलील नहीं मानी और उसकी सजा को बरकरार रखा। तो ये थी नेपाल के इतिहास की सबसे बेरहम और दुखदायक कहानी। एक ऐसी घटना जिसमें नेपाल के लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए थे। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इमरान खान को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।